के क्लास में हम लोगों ने चर्चा की थी किसके बारे में? तो कल के क्लास में हमने एनपीओ के अंदर जो कुछ स्पेशल आइटम्स होते हैं उस पर चर्चा की थी। आज का हमारा जो क्लास होने वाला है वो जो कुछ स्पेशल आइटम्स हमने पढ़े हैं इसके बारे में जो कुछ इलस्ट्रेशन क्वेश्चंस मैंने अपने बुक फॉर्मेट में नोट्स में डाला हुआ उस पर हम चर्चा करेंगे, है ना। आज चर्चा किस पर? तो जो कुल स्पेशल मद कल हम लोगों ने पढ़ा है उन सभी स्पेशल मद पर जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है, उन क्वेश्चंस का हम बनाएंगे, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, क्योंकि बिना क्वेश्चन सॉल्व किए हम थ्योरी को क्या कर सकते हैं, ज़्यादा दिन तक याद नहीं रख सकते हैं। अगर क्वेश्चंस कर लिए तो फिर क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, है ना। सेशन अगला देखते हैं, बोला एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ऑफ अ रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर इन डेट 31 मार्च 2015। 31 मार्च 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए, मतलब 14-15, कौन सा फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष 14-15 का रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया हुआ है ना। स्टेशनरी कितने का? 23,000 का स्टेशनरी, और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दिए हुए हैं। क्या दिया हुआ है? स्टेशनरी दिया हुआ है 23,000 का, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है? तो 1 अप्रैल 2014 को स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितनी थी? 4,000। इसको क्या कहेंगे हम? ओपनिंग स्टॉक कहेंगे ना। इसको क्या कहेंगे? ओपनिंग स्टॉक। साल के शुरुआत के दिन जो हमारे पास स्टॉक था उसको क्या कहेंगे? ओपनिंग स्टॉक। और 31 मार्च 2015 को इसको क्या कहेंगे? क्लोजिंग स्टॉक। तो आपको ओपनिंग स्टॉक भी दी गई थी और क्लोजिंग स्टॉक भी दी गई थी। क्रेडिटर्स फॉर द स्टेशनरी, और ओपनिंग क्रेडिटर्स भी दिया गया था एंड क्लोजिंग क्रेडिटर्स भी दिया गया था। कितनी? क्रेडिटर्स फॉर द स्टेशनरी, और वो क्रेडिटर्स किसके लिए? स्टेशनरी के लिए। क्रेडिटर्स किसके लिए? स्टेशनरी के लिए। कितना? 9,2500। अब करनी क्या है? अब इसका क्या करना है हमें? स्टेशनरी वाला जो हमने पढ़ा था ना, स्पेशल आइटम्स, कि कितना पैसा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के, नहीं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में स्टेशनरी के नाम से डालेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में कितना पैसा एक्सपेंडिचर के नाम से डाला जाएगा, किसके नाम से? स्टेशनरी के नाम से डाला जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डिटेल्स अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहला क्या करना है? पेमेंट मेड फॉर द परचेज ऑफ स्टेशनरी एज पर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बेसिस पर, नहीं, उसके अनुसार हमने कितना पेमेंट किया है इस स्टेशनरी के लिए? 23,000 पेमेंट किया। कितना पेमेंट किया है? 23,000 पेमेंट किया है, ठीक है। इसके बाद लेस पेमेंट फॉर 13-14 क्रेडिटर्स इन द बिगनिंग। कितना? 9,000 रुपये। नहीं, ये जो 9,000 हमने दिया है वो किसके लिए? जो शुरुआत में था, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी 9,000, और ये कब है? 1 अप्रैल 2014 को। तो अगर 1 अप्रैल 2014 को है तो क्या यह 14-15 वाला है या पिछले साल वाला है? किस साल के लिए बताइए? क्या यह 14-15 वाला है या पिछले साल वाला है? क्या बात करते हैं सर, अगर अप्रैल 1, 2014 को है तो ये बिल्कुल क्या है होगा? 13-14 पिछले साल का होगा। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो अमाउंट हम दिखाते हैं वो केवल चालू वर्ष से संबंधित अमाउंट ही दिखाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 9,000 सर हम घटा देंगे इसमें से। क्या हो जाएगा? 9,000 हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 14,000। कितना हो जाएगा? 14,000। इसके बाद ऐड पेमेंट नॉट मेड येट मेड, अभी तक पेमेंट उसका नहीं हुआ है 31 मार्च 2015। क्लोजिंग क्रेडिटर्स का मतलब कि अभी तक उसका पेमेंट नहीं हुआ है, लेकिन खर्चे तो हो गए हैं, हाँ या ना? खर्चे तो हो गए हैं, पेमेंट नहीं हुआ है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में मान लीजिए खर्चे हो गए हैं, पेमेंट नहीं हुआ है, या इनकम कमा ली गई है, प्राप्त नहीं हुई है, तभी उसको क्या कर देते हैं? उसमें इंक्लूड कर लेते हैं। तो 2500 को इंक्लूड कर लिया जाएगा। कितने हो जाएंगे? 14,000 में 2500 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 16,500। क्या हो जाएगा? 16,500। इसके बाद ऐड स्टॉक इन द बिगनिंग, जो बिगनिंग में स्टॉक है उसको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो 16,500 में 4,000 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 20,500 हो जाएगा। इसके बाद लेस स्टॉक एट द एंड, और लास्ट वाले स्टॉक को क्या कर देना? घटा देना है। तो कितना घटा देंगे? 3,000 घटा देंगे। कितना बच जाएगा? 17,500। और यही 17,500 कहाँ चला जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में, किस नाम से? स्टेशनरी के नाम से।
किस नाम से चला जाएगा? स्टेशनरी के नाम से चला जाएगा। क्लियर? अब बात जा रही है ना ठीक से? वॉइस क्लियर है ना शताक्षी? हाँ, कितना हो जाएगा? 17,500 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 17,500। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूरा का पूरा रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है। क्या किया है? रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पूरा दिया हुआ है। इसमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिए गए हैं इस तरह से, द क्लब हैड, और इस एडिशनल रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और एडिशनल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमें क्या बनाने हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। चलिए बनाते हैं। क्या करते हैं? बना लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हमें बुक्स ऑफ एंटरटेनमेंट क्लब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2016 नोट्स निकाल लीजिएगा, नोट्स साथ में रखिएगा, और वहाँ पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना हुआ है ना ऊपर नोट्स में। अब हम यहाँ पर नीचे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहला कौन सी आएंगी? एक्सपेंडिचर साइड में सैलरी आएंगी। क्या आएंगी? सैलरी। कितनी? सर सैलरी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बेस पर कितना दिया हुआ है? 24,000 दिया हुआ है, 24,000 कर देंगे। और एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंतर्गत नोट्स निकाल के बैठे हुए ना सामने सामने, एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या दिया हुआ? आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना दिया हुआ है? सर आउटस्टैंडिंग सैलरी 4,000 दी गई है। नोट्स लेकर बैठे हैं ना दिलखुश काजल, शताक्षी? हाँ, नोट्स में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट देखते रहिएगा। वहाँ पर दी गई थी ना सैलरी कितनी? 24,000। सैलरी कितनी दी गई थी? 24,000 दी गई थी सर। और इलेक्ट्रिक बिल कितना दिया गया था? सॉरी आउटस्टैंडिंग कितना दिया गया था? सैलरी 4,000 दिया गया था। कितना दिया गया था आउटस्टैंडिंग सैलरी? सर 4,000 दिया गया था। दोनों को ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? दोनों को ऐड कर देंगे। कितना? 28,000। क्योंकि सैलरी हमने क्या कर ली है? अर्जित कर ली है, प्राप्त नहीं हुई है। तो अर्जित कर ली है, प्राप्त नहीं है, मतलब आउटस्टैंडिंग है, तो उसको भी क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो सैलरी उसमें ऐड कर देंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी हो? 24 में 4,000 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 28,000। कितना हो जाएगा? 28,000। इलेक्ट्रिक बिल कितना? 21,000 का इलेक्ट्रिक बिल। ठीक है। टेलीफोन बिल कितना? 35,000। उसमें ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग कितना? 2,000 रुपये। 2,000 आउटस्टैंडिंग क्या कर देंगे? उसमें ऐड कर देंगे। कितना हो जाएगा? 37,000 हो जाएगा सर। कितना हो जाएगा? 37,000। बात क्लियर? टेलीफोन बिल कितना? 35,000। उसमें आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल कितना? 2,000। तो सर कितना हो जाएगा? 37,000। इसके बाद सब्सक्रिप्शन फॉर पीरियोडिकल्स कितना? 14,500। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में कितना दे रहे हैं? 13,000 दे रहे हैं। इसमें ओपनिंग स्टॉक को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं, और क्लोजिंग स्टॉक को घटा लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक 2,000 को जोड़ देंगे, 13 में 2,000 आएगा तो कितना हो जाएगा? 15,000। और उसमें से क्लोजिंग स्टॉक घटा लेंगे, नहीं कितना हो जाएगा? 15 से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा? 12,000। और 12,000 स्टेशनरी के नाम पर दिखा लेंगे। अभी हमने किया था ना पिछले क्वेश्चन में कि अगर स्टेशनरी का ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है तो वो जुड़ जाता है, और क्लोजिंग स्टॉक दिया था वो घट जाता है। तो 13,000 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पर खर्च हमने किए थे। क्या किए थे? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पर हमने खर्च कितने किए थे? 13,000 खर्च किए थे। ओपनिंग स्टॉक के नाम पर, ओपनिंग स्टॉक में कितना था? 2,000। तो टोटल मिला कितना हो जाएगा? 15,000 लेस क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक कितने का? 3,000 उसमें से घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 12,000 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 12,000 बच जाएगा। सेक्रेटरी का ऑनरियम कितना दिया हुआ था? 30,000 रुपया दिया हुआ है, वो भी लिख लेंगे। स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस 50,000, ठीक है, लेस ओपनिंग बैलेंस। स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस पूरा 50,000 का है। ओपनिंग बैलेंस कितना था स्पोर्ट्स फंड में? स्पोर्ट्स फंड में कितना पैसा था? 15,000 रुपया। कितना 1,000 रुपया? 15,000 रुपया। भैया उसमें था 15,000 रुपया। कितना रुपया था? 15,000 रुपया। आपने स्पोर्ट्स में खर्च कितना किया? सर 50,000 खर्च किया। कितना खर्च किया? 50,000 खर्च किया। तो बचा कितना? 35,000 रुपये। बचा कितना? निगेटिव बैलेंस 35,000 रुपये।
लेकिन लेस डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स, नहीं, स्पोर्ट्स के लिए डोनेशन मिला कितना, 25,000 का डोनेशन। कितना मिला स्पोर्ट्स के लिए, 25,000 का। तो कितने चार्ज किए जाएंगे अब, 10,000 किए जाएंगे। याद होगा कि बोला कि हर एक गतिविधि के लिए हर एक तरह का हम फंड बनाते हैं। मतलब जैसे स्पोर्ट्स करवाना है, खेल कूद करवानी है, तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं, स्पोर्ट्स फंड बनाते हैं। क्या करते हैं, स्पोर्ट्स फंड बनाते हैं। और हर एक गतिविधि के लिए अगर हम हर एक फंड बनाएंगे तो उस फंड में जो पैसा रहेगा, उस फंड के पैसे को क्या कर देना है, इन्वेस्ट कर देना है। क्योंकि पैसे को अगर अपने पास रख लेंगे तो उसमें तो कुछ वृद्धि नहीं होगी, लेकिन अगर कहीं से अन्य जगह इन्वेस्ट करेंगे तो वहाँ पर क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो फंड बढ़ेगा। तो मान लीजिए स्पोर्ट्स फंड में था हमारा 15,000 रुपया, और कल ही हमने पढ़ा था कि अगर आप हर एक गतिविधि के लिए हर एक तरह के अकाउंट बनाते हैं, अलग तरह के आप फंड बनाते हैं, क्या करते हो, हर एक तरह के फंड बनाते हैं, तो उसमें से जो खर्चे होंगे वो क्या करेंगे, आप उसी में से करेंगे। खर्चे भी क्या करेंगे, उसी में से किए जाएंगे। तो आप स्पोर्ट्स के लिए कितना खर्च कर रहे हैं, 50,000, तो लेस स्पोर्ट्स एक्सपेंस कितना, 50,000 का। 50,000 का स्पोर्ट्स एक्सपेंस लेस कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 35,000। कितना हो जाए, 35,000। ये 35,000 देखिए, जब हमारे पास ओपनिंग स्टॉक मतलब फंड पे कम पैसा था, हमने एक्स्ट्रा खर्च कर लिया। हमने क्या कर लिया, एक्स्ट्रा खर्च कर लिया। तो वो जो पैसा जो क्या हमने एक्स्ट्रा खर्च कर लिया, वो कहाँ चार्ज किए जाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंस साइज में किए जाएंगे। कहाँ किए जाएंगे, जब हमारे पास फंड में पैसा कम हो और हमने एक्सपेंस ज़्यादा कर लिया, तो उस चीज़ को क्या करें, उस चीज़ को कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, उसको ट्रांसफ़र कर देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे। कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में ट्रांसफ़र करेंगे। तो हो गया कितना, 35,000। लेकिन आपको याद है, मेरे पास तो 25,000 पहले से मिला हुआ था, किसके लिए, डोनेशन। अब जो डोनेशन मिला हुआ था, तो 35,000 जो चार्ज करने वाले थे, कहीं और का बिल कहीं और फाड़ने वाले थे, तो 25,000 तो इसी स्पोर्ट्स के लिए मिला हुआ था ना हमें, 25,000 तो इसी स्पोर्ट्स के लिए आपको मिला हुआ था। तो अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितने चार्ज किए जाएंगे, सर केवल और केवल 10,000 चार्ज किए जाएंगे। कितने चार्ज किए जाएंगे, केवल और केवल 10,000 चार्ज किए जाएंगे। क्यों, क्योंकि 15,000 तो ठीक है, मैंने मान लिया 15,000 दिया हुआ था, हमने 50,000 खर्च कर दिया, बचा कितना उसमें से, 35,000 माइनस निगेटिव बैलेंस बचे हैं। तो ये निगेटिव बैलेंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में चले जाएंगे। लेकिन 25,000 उसके लिए डोनेशन भी मिला हुआ है। क्या मिला हुआ हमें, 25,000 उसके लिए हमें डोनेशन भी मिला हुआ है। तो 15 में से 50 गया 35,000 निगेटिव बैलेंस, जो कि हम चार्ज करते इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में। लेकिन 25,000 हमें डोनेशन मिला हुआ है, तो अब वो बिल घट के कितना हो जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 10,000 का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा, 10,000 का हो जाएगा। बात समझे, काजल, शताक्षी, काजल, शताक्षी, क्लियर। शताक्षी बोल नहीं रही, क्या बात है, नहीं समझ में आया क्या। क्लास में थोड़ा बोलते रहिए ताकि हाँ, क्या डोनेशन कहाँ दिया हुआ है, डोनेशन इसके स्पोर्ट्स फंड के लिए डोनेशन आया हुआ है ना, नहीं आया हुआ स्पोर्ट्स फंड के लिए डोनेशन मिला होगा नोट्स में, हेवे करते है ना, नहीं देखियो बढ़िया से देखियो, हेवे करते भा नहीं सके से नहीं मिल गए ना। चलो ठीक है, 25,000 किसके लिए आया था, स्पोर्ट्स के लिए आया था। तो स्पोर्ट्स के लिए आया था तो स्पोर्ट्स फंड में चला जाएगा। तो अब बचा कितना, जो चार्ज होगा वो 10,000 ही चार्ज होगा। यहाँ पर कितना चार्ज होगा, 10,000 ही चार्ज होगा। सर कितना चार्ज होगा, 10,000 ही चार्ज होगा। ठीक, इसके बाद डिप्रिशिएशन भी लगाना है। क्या लगाना है, डिप्रिशिएशन। तो डिप्रिशिएशन भी जब लगाएंगे कितना हो जाएगा, फर्नीचर पर 11,500 और बिल्डिंग पर कितना, 32,500। कितना परसेंट बोल रहा है डिप्रिशिएशन, डिप्रिशिएशन कितना परसेंट बोल रहा है, डिप्रिशिएशन कितना परसेंट बोल रहा है, जा
डिप्रिसिएशन कितना परसेंट बोल रहा है? 12.5%। डिप्रिसिएशन फर्नीचर पर कितना परसेंट? 12.5%। फर्नीचर पर कितना? 12.5% का। और बिल्डिंग पर कितना परसेंट का? 5% का। ठीक है, तो फर्नीचर था कितने का? फर्नीचर कितने का था? 1 लाख का। कितने का था? 1 लाख का। 1 लाख का 12.5% निकालेंगे। 1 लाख का क्या निकालेंगे? 12.5%। परसेंटेज का मतलब होता है 12.5 बाई 100, 100। कितना? 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 1250 नहीं, 1 ही लाख का है ना। फर्नीचर कितने का था? नहीं, उसमें फर्नीचर में कुछ ऐड होगा क्या? फर्नीचर का पिछला बैलेंस कितना था? फर्नीचर के बारे में और कुछ दिया हुआ है डिटेल, देखिए तो। फर्नीचर के बारे में और कोई डिटेल दिया हुआ है क्या? एक अप्रैल 2016 को फर्नीचर का क्या था? 1 अप्रैल 2016 को फर्नीचर का था हमारा कितना? 1 लाख नहीं, ठीक है फिर तो कितना? 11,500। ठीक है, नहीं प्रॉब्लम। और बिल्डिंग के लिए कितना दिया हुआ? बिल्डिंग के लिए कितना हो जाएगा? 32,500। कितना हो जाएगा? 32,000। यहाँ पर हो जाएंगे आपके यहाँ पर 11 नहीं 12 हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 12,000 कितना हो जाएगा? 500। टाइपिंग में एरर हो गई है। 12,500 और 32,500, 1 लाख ही होगा। 1 लाख गुने 12.5% बाई 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, कितना हो जाएगा? 12.5 इंटू 100 इंटू कितना? 100। कैलकुलेशन करेंगे कितना हो जाएगा? 12500। जब दशमलव का गुना करना हो तो क्या करना? थोड़ी देर के लिए दशमलव को भूल जाने हैं, तो 125 उस पर 2 जीरो, और जब गुना कर लिया तो अब क्या करने हैं? आपका क्या करने हैं? यहाँ पर 2 जीरो के बाद दशमलव लगा देना। कितना हो जाएगा? 1 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो कितना? 12,500। कितना हो जाएगा? 12,500। तो फर्नीचर पर यहाँ पर टाइपिंग एरर हो गई। फर्नीचर 12,500 और इसमें कितना? 32,500। टोटल जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? टोटल जोड़ेंगे तो, और यहाँ पर कितना था? 6 लाख का था ना ये। 6 लाख कितने का था? 6,50,000 का था। 32,500 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 45,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 45,000। ठीक है, कितने हज़ार हो जाएंगे? 45,000 हो जाएंगे। थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, और कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद यहाँ पर इनकम में सब्सक्रिप्शन देंगे कितना? 1 लाख का, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है? 12,500 का। जोड़ देंगे 1,12,500। सेल ऑफ ओल्ड पीरियोडिकल्स, ओल्ड पीरियोडिकल्स को सेल किया, कितना आया? 3200 रुपया। प्रॉफिट एंड सेल ऑफ फर्नीचर 2000। अगर सेल ऑफ फर्नीचर नहीं दिखाएंगे कभी भी, अगर कोई एसेट्स बेचते हैं तो जो एसेट्स बेचेंगे वो नहीं दिखाएंगे। क्या करेंगे? एसेट्स जो बेचते हैं वो नहीं दिखाएंगे हम। एसेट्स को बेचने पर जो प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है उसी को दिखाएंगे। कहाँ पर? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। एसेट्स को बेचने पर जो लाभ और हानि होती है उसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाते हैं, है ना। उसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाते हैं, ना कि बेचने पर जो पैसा है उसको दिखाते हैं। बात समझे? तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर कितना? 2,000 रुपया। हायर ऑफ ग्राउंड ऑफ फॉर मटेरियल कितना? 48,750। लॉकर रेंट 17,050। लेस ऑपरेटिंग आउटस्टैंडिंग कितना? 3,050। लेस क्लोजिंग स्टॉक कितना? 1,500। घटाकर कितना हो जाएगा? 15,500 हो जाएगा। सेल ऑफ फूड स्टफ 1 लाख, और कॉस्ट ऑफ फूड कंज्यूम्ड कितना? 1,60,000। कितना हो जाएगा? 60,000, 40,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40,000। सबको जोड़ेंगे तो कितना? 2,21,950, और इधर सबको जोड़ करके सरप्लस कितना आएगा हमारा?
25,450 है। कितना आ जाएगा? 25,450। अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड ज़्यादा हो जाए, इनकम ज़्यादा हो जाए और एक्सपेंडिचर कम हो जाए, क्या हो जाए? इनकम ज़्यादा हो जाए और एक्सपेंडिचर कम हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं? सरप्लस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? सरप्लस। मतलब एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। इनकम जो है वो एक्सेस हो गई है, किससे? एक्सपेंडिचर से। तो ये अच्छी बात है ना, सरप्लस। अगर हमारा इनकम एक्सपेंस एक्सेस हो जाए तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है? अगर हमारा इनकम एक्सेस हो जाए, किससे? एक्सपेंडिचर से, तो ये मेरे लिए प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? अच्छा है बुरा है? हैं? एक्सेस ऑफ इनकम, आपका इनकम आपके एक्सपेंडिचर से ज़्यादा हो जाए, आपका इनकम आपके एक्सपेंडिचर से ज़्यादा हो जाए तो फिर क्या स्थिति बनेगी? क्या होगा? प्रॉफिट होगा सर। इनकम आपका ज़्यादा है, किससे? एक्सपेंडिचर से। नहीं तो एक्सेस, इसीलिए उसे क्या कहते हैं? सरप्लस। तो जैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड ज़्यादा हो जाएगा, नहीं इनकम साइड ज़्यादा हो जाएगा और एक्सपेंडिचर साइड कम हो जाएंगे, इसको क्या कहेंगे? सरप्लस कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? सरप्लस। इसको प्रॉफिट नहीं कहा जाता, क्या कहा जाता है? सरप्लस कहा जाता है। ठीक। इसके बाद अब क्या करना है? बैलेंस शीट तैयार करना है। अब यहाँ पर बैलेंस शीट देखेंगे तो दो बैलेंस शीट बुरा होगा। एक होगा 31 मार्च 2015 को और एक बैलेंस शीट 31 मार्च 2016 को। दो बैलेंस शीट। सबसे पहले बात करेंगे क्या? 31 मार्च 2015 वाला। कैश इन हैंड कितना दिया हुआ? 27,500। कैश एट बैंक 60,000। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 15,000। आउटस्टैंडिंग लोकल रेंट 3,050। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 2,000। फर्नीचर 1 लाख का। बिल्डिंग 6.5 लाख का। कितना? 8,57,550। इधर स्पोर्ट्स फंड में कितना दिया हुआ? 15,000 रखा हुआ है। और कैपिटल एंड जनरल फंड में बैलेंसिंग फिगर कितना? 8,42,550। ठीक। जब 2016 में हम फाइनल बैलेंस शीट बनाने के टाइम पर आएंगे, क्या करेंगे? जब फाइनल बैलेंस शीट बनाने आएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे? कैश इन हैंड 21,500 हो गया। क्या हो गया? 21,500 आ गया है। कैश एट बैंक अब घट के कितना आ गया? 45,000 आ गया है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 15,000 का अभी भी है। उसके बाद आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट अब कितना था? 1,500 का रह गया। पहले 3,050 का था, अब कितना रह गया? 1,500। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना? 3,000। 2,000 से बढ़ के कितना हो गया? 3,000 अब। फर्नीचर कितने का था? 1 लाख का। फर्नीचर कितने का था? 1 लाख का। लेस सेल्स 8,000। कितना बचा? 92,000। कितना बचा? 92,000। नहीं 8,000 का हमने सेल कर दिया था, तो 92,000 का ही क्या बचेगा हमारा? 92,000 का हमारा फर्नीचर बचेगा। डिस डिप्रिशिएशन 11,500। कितना हो जाएगा? 80,500। बिल्डिंग 6,50,000 का। लेस डिप्रिशिएशन 32,500। कितना? 6,17,500। हाँ उसमें एक चीज़ आपने देखना भूल गया था। क्या था? कि 92,000 का बचा हुआ हमारे पास क्या? फर्नीचर। क्योंकि 8,000 का फर्नीचर आप पहले ही बेच चुके हैं। 8,000 का फर्नीचर हम पहले ही बेच चुके हैं, तो 92,000 पे ही क्या करने पड़ेगा हमको? 92,000 पे ही हमको 12.5% की दर से डिप्रिशिएशन निकालना पड़ेगा। ये आप नहीं पढ़े थे हमको, इसीलिए गलती हो गई है ना। 8,000 का फर्नीचर बेच भी दिया है ना, इसीलिए मैंने कहा था कि नोट्स रख के बैठिए। 1 लाख का क्या था हमारे पास? फर्नीचर था ना। देखिए वहाँ पर 8,000 का फर्नीचर बेचा है, हाँ है ना। क्या चल 8,000 का फर्नीचर बेचा है या नहीं बेचा है? देखिए ना कहाँ अब लिखा हुआ मिला, तो पहले बोल देते ना, हमको दिक्कत नहीं होती। 8,000 का फर्नीचर बेच दिया है 1 लाख में से, तो फर्नीचर कितने का बचेगा? 92,000 का बचेगा। कितने का बचेगा? 92,000 का बचेगा। अब 92,000 पर क्या करेंगे? 12.5 12.5% निकालेंगे। कितना निकालेंगे? 12.5% निकालेंगे। ठीक, क्या हो जाएगा? यहाँ से इसको हटाने तो 1 0 और डालने पड़ेंगे। अगर दशमलव को हटाना तो 1 0 यहाँ पर और। 25 पंचे 125, नहीं 25 पंचे 125 और 2500 का 100 40। इससे इसको काट देंगे। अब 4 से इसको भाग देंगे, कितना हो जाएगा?
4 दूनी 8, नहीं 4 तिहाई 12, 2300 रुपये। कितना हो जाएगा? 2300। 2300 को 5 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 0 0 3 5 15, 5 2 5 10 1 11, 11,500। ठीक था। आपने बताया नहीं कि 8,000 का फर्नीचर बेच भी दिया है, उसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में। नोट्स लेके बैठिए और उसको ध्यान से पढ़िए क्वेश्चंस को। क्या क्या होता है ना, जब हम स्लाइड पर ये लाते हैं तो मेरे पास क्वेश्चन तो होते नहीं हैं, और क्वेश्चन में नहीं देखता हूँ कभी भी। क्वेश्चन एक बार देखा, इसका बनाना शुरू, ध्यान में से उतर गया था। चलिए, इसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस कितना दिया हुआ है? 10,000 रुपये दिया हुआ है। एडवांस में सब्सक्रिप्शन कितना मिला? 10,000 का। तो जैसे ही एडवांस में सब्सक्रिप्शन मिलेंगे तो वो क्या बन जाएगा हमारे लिए? हमारे लिए सर वो बन जाएंगी लाइबिलिटीज़। क्या बन जाएंगी हमारे लिए? वो लाइबिलिटीज़ बन जाएंगी। अगला टर्म क्या है? अगला टर्म होगा हमारा सर आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल। टेलीफोन बिल वैसा एक्सपेंस है जो अभी तक हम चुकाए नहीं हैं, तो वो सर मेरी लाइबिलिटीज़ है, आज न कल चुकानी है। सैलरी आउटस्टैंडिंग है, अभी तक नहीं चुकाई है, कितनी? 4,000 की। कैपिटल एंड जनरल फंड कितना का था? 8,42,550 का था। अब उसमें ये सरप्लस ऐड हो जाएगा। नहीं, कैपिटल और जनरल फंड है, उसमें जो हमारा सरप्लस अमाउंट है वो क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। अगर वहीं पर यहाँ पर डेफिसिट होते, क्या होते हैं? डेफिसिट, तो फिर क्या होता है? तो सर अगर डेफिसिट होता तो उसे जनरल फंड में से क्या करते? घटा लेते। 8,42,500 में से क्या करते? घटा लेते। नहीं, और कितना आता था? 25,450 इसमें घटा लेते, अगर डेफिसिट होता तो। क्या होता तो? अगर डेफिसिट होता तो। लेकिन अगर सरप्लस है तो क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। अगर सरप्लस है तो क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। क्लियर? सबको जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 8,84,000। कितना हो जाएगा? 8,84,000। एक गलती आप लोगों ने करवा दी मुझसे। नहीं, क्या वो फर्नीचर वाला 1 लाख में से 8,000 पहले घटा लेंगे, फिर निकालेंगे बैलेंस, इसीलिए वहाँ भी गड़बड़ है ना, वहाँ भी गड़बड़ होगा। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन फिर दिया हुआ, क्या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया हुआ है। सॉरी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है आपको, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, साथ में बैलेंस शीट भी बनाना है। तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर ये मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके बाद यहाँ पर रिसिप्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है। ये क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। इसके बाद जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके बाद लास्ट में कुछ मैंने टर्म्स लिखी हैं, उसको ध्यान से देखिए। बोला कि कभी कभी ऐसे संगठनों में केमिस्ट शॉप, अस्पताल, कैंटीन, ब्यूटी पार्लर आदि जैसी व्यापारिक गतिविधियां भी सदस्यों या जनताओं को कुछ सुविधा प्रदान करने के लिए होता है। कभी कभी क्या होती हैं, जो एनपीओ वाली संस्था होती हैं उस संगठनों में क्या है, केमिस्ट शॉप नहीं, केमिस्ट शॉप, अस्पताल, कैंटीन, ब्यूटी पार्लर आदि जैसी गतिविधियां भी सदस्यों या जनता को कुछ सुविधा प्रदान करने के लिए होती हैं। ऐसी स्थिति में ऐसी आकस्मिक गतिविधि के परिणामों का पता लगाने के लिए ट्रेडिंग खाता तैयार करना होगा। इस तरह की व्यावसायिक गतिविधियों से होने वाले लाभ का उपयोग उन मुख्य उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है जिनके लिए संगठन की स्थापना की गई थी, और इसीलिए इसे आय और व्यय खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है। नहीं, अब जैसे कोई स्कूल, कोई महाविद्यालय है, उसने क्या कर दिया, उसने केमिस्ट शॉप खोल दिया। क्या कर दिया, केमिस्ट शॉप। कैंटीन फैसिलिटी शुरू कर दी, अस्पताल वाली फैसिलिटी देनी शुरू कर दी, लड़कियों को ब्यूटी पार्लर वाली फैसिलिटी देनी शुरू कर दी। तो अगर एनपीओ कुछ ऐसा काम करती है जिससे क्या कर सकते हैं, हम अपने सदस्य को भी कुछ सुविधा प्रदान कर सके और जनता को भी कुछ सुविधा प्रदान कर सकते हैं, और वहां से जो कमाई होती है उस कमाई को, उस गतिविधि को पता लगाने के लिए क्या बनाना पड़ेगा, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। हमें क्या बनाना पड़ेगा, ट्रेडिंग अकाउंट। और ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद यहां से जो कुछ भी लाभ होगा, यहाँ से जो कुछ भी लाभ होंगे उस लाभ का उपयोग कहाँ किया जाएगा, सर उस लाभ का उपयोग उन मुख्य उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है जिसके लिए क्या हुई थी, संगठन की स्थापना की गई थी।
जो हमारा मेन मोटो था संगठन को स्थापित करने का, वही मेन मोटो ये है, और इसीलिए इसे आय और व्यय खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है। इसीलिए क्या करते हैं, इसे आय व्यय खाते में हम हस्तांतरित कर देते हैं। कहाँ पर? आय व्यय, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे। इसके लिए निम्नलिखित प्रक्रिया पर ध्यान देना उचित है। आकस्मिक वाणिज्यिक गतिविधि के कारण लाभ या हानि का निर्धारण करने के लिए ट्रेडिंग खाता तैयार करें। इस तरह की गतिविधि से सीधे और विशेष रूप से संबंधित सभी लागत और राजस्व ट्रेडिंग खाते में दर्ज किए जाते हैं। व्यापारिक खाते का शेष आय और व्यय खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है। बोला कि इस तरह के जो आप वाणिज्यिक गतिविधि कर रहे हैं, अब वाणिज्यिक गतिविधि कैसे भाई, आपने आप अस्पताल की सुविधा प्रोवाइड कर रहे हो, केमिस्ट शॉप की सुविधा प्रोवाइड कर रहे हो, ब्यूटी पार्लर की सुविधा प्रोवाइड कर रहे हो, कैंटीन की सुविधा प्रोवाइड कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये वाणिज्यिक गतिविधि बन जाती है। क्या बन जाती है? वाणिज्यिक गतिविधि। अब इस वाणिज्यिक गतिविधि से कितना लाभ हुआ है, कितनी हानि हुई है, इसका पता लगाने के लिए हम क्या करना पड़ेगा? हमें ट्रेडिंग अकाउंट खोलना पड़ेगा। क्या खोलना पड़ेगा? ट्रेडिंग अकाउंट खोलना पड़ेगा। नहीं, और इसके जो शेष होंगे, चाहे इसके जो शेष होंगे, मान लीजिए डेबिट शेष होंगे या क्रेडिट शेष होंगे, तो मान लीजिए ट्रेडिंग अकाउंट की बात करते हैं हम। ट्रेडिंग अकाउंट देखिए हुए, ट्रेडिंग अकाउंट 11th में हमने पढ़ा होगा, ट्रेडिंग अकाउंट है ना। फाइनल अकाउंट के अंदर क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं ना। ट्रेडिंग अकाउंट, काजल, सोताक्षी, हाँ, यहाँ पर टू और इस तरफ क्या करते हैं? बाई करते हैं ना। और फिर क्या करते हैं? जो भी सेल हुआ उसको यहाँ लिखते हैं, और जो परचेज हमने किया उसके लिए रॉ मटेरियल लाया सबको यहाँ पर लिख देते हैं, और फिर दोनों तरफ का क्या निकालते हैं? टोटल निकालते हैं। अगर मान लीजिए क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो फिर क्या हो जाएंगे? ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो जाती है? ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन अगर डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो फिर क्या हो जाएंगे? ग्रॉस लॉस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ग्रॉस लॉस हो जाएंगे। ग्रॉस लॉस, क्लियर बात? क्या हो जाएंगी? ग्रॉस लॉस हो जाएंगे। नहीं, तो ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस का यहाँ पर मान लीजिए जो वाणिज्यिक गतिविधि आप कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, इस वाणिज्यिक गतिविधि से कितनी हानि हुई, कितना लाभ हुआ, इसके लिए हम क्या करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट बनाना शुरू करेंगे। क्या बनाना शुरू करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट बनाना शुरू करेंगे। और इससे जो संबंधित शेष होगा उसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और यहाँ का जो शेष होगा वो कहाँ चला जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक, उसके बाद है आय और व्यय खाता रिकॉर्ड। व्यापारिक लाभ या हानि के अलावा अन्य सभी आय और व्यय जो व्यापारिक खाते में दर्ज नहीं है, आय व्यय खाते द्वारा प्रकट अधिशेष या घाटा सामान्य निधि में हस्तांतरित किया जाता है। और जिन चीज़ों को, जिन इनकम को, जिस एक्सपेंसेस को यहाँ नहीं दिखाए हैं ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं, और जो क्या है हमारे वाणिज्यिक गतिविधि वाले नहीं, उसको कहाँ पर ले जाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इस वाणिज्यिक सुविधा को देने के बाद, इस तरह की वाणिज्यिक सुविधा को देने के बाद वाला जो काम आते हैं वो कहाँ चले जाएंगे? ट्रेडिंग में चले जाएंगे। और उसका जो बैलेंस आएगा वो कहाँ चला जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चला जाएगा। लेकिन जो एनपीओ का रूटीन वाला काम था, उससे जो उसमें जो एक्सपेंसेस होती हैं, जो भी इनकम होती है, वो कहाँ जाएंगी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। कहाँ जाएंगी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएंगी। और इसका जो क्या होगा? शेष निकलेगा। इसका शेष दो ही निकाल सकता है, या तो सरप्लस होगा, क्या होगा? या तो सरप्लस होगा या डेफिसिट होगा। क्या होंगे? या तो सरप्लस होंगे या तो डेफिसिट होंगे। उसको कहाँ ले जाएंगे? उसको हम ले जाएंगे पूंजी सामान्य निधि में, कैपिटल जनरल फंड के अंदर। किस में ले जाएंगे? कैपिटल जनरल फंड के अंदर ले जाएंगे। बात समझे? कोई दिक्कत यहाँ तक? कैपिटल जनरल फंड के अंदर। चल अगला कुछ समरी टाइप मैंने बनाया हुआ है, कुछ लास्ट में मैंने समरी बना दिया ताकि जल्दी जल्दी फटाफट रिवीजन हो जाए। बोला कि लाभ अर्जित करने वाले संस्थाएं और अलाभकारी संस्था में अंतर। लाभ अर्जित करने वाली संस्थाओं में अपने नियोक्ता को वित्तीय लाभ प्रदान करने के लिए उत्पादन, व्यापार, बैंकिंग, बीमा आदि गतिविधियां सम्मिलित होती हैं।
और अलाभकारी संस्थाओं का अस्तित्व उसके सदस्य या समाज को सेवा प्रदान करने के लिए होता है। जो लाभकारी संस्थाएं वह हैं जो अपने नियोक्ता को, अपने मालिक को वित्तीय लाभ देने के लिए, क्या होता है, वित्तीय लाभ देने के लिए स्थापित किए गए होते हैं। और अलाभकारी संस्थाएं वो हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो हैं जिसका अस्तित्व सदस्य या समाज को सेवा प्रदान करने के लिए होता है। क्या होता है, सदस्य या समाज को सेवा प्रदान करने के लिए होता है। इसके बाद अलाभकारी संस्थाओं के लिए पृथक लेखांकन व्यवहार की हो सकता है। जैसे कि अलाभकारी संस्थाओं का प्राथमिक उद्देश्य सेवा भावना होता है, उनके प्रबंधकों द्वारा लिए गए निर्णय और लाभ अर्जित करने वाले प्रतिष्ठानों में लिए गए निर्णय में अंतर होता है। तो उनके द्वारा जो, मान लीजिए जिसका काम है सेवा देना, उसके द्वारा जो प्रबंधकीय निर्णय लिया गया वो, और जिसका काम है केवल क्या करना, प्रॉफिट कमाना, उसके द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा वो दोनों में क्या होंगी, अंतर होंगी या नहीं होंगी। अंतर की प्रकृति यह दर्शाती है कि वित्तीय सूचना जिन पर यह आधारित होता है, सूचना और प्रदर्शन में अंतर अवश्य होगा। और लाभकारी संस्थानों द्वारा तैयार सैद्धांतिक वित्तीय विवरणों की प्रकृति की व्याख्या। और लाभकारी संस्थाएं जिनके खाते द्वि अंकन बही खाता प्रणाली पर आधारित होता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के सामान्यतः 3 सैद्धांतिक विवरण तैयार करते हैं, जिसमें प्राप्ति एवं भुगतान खाता, आय व्यय खाता और तुलन पत्र, बैलेंस शीट शामिल है। क्या है, बैलेंस शीट शामिल है। प्राप्ति एवं भुगतान खाता रोकड़ बही का सारांश है। जैसे हम क्या करते हैं, कैश बुक बनाते हैं, उसी तरह का एक सारांश फॉर्म, क्या, प्राप्ति एवं भुगतान, उसी का एक सारांश है। जो सभी रोकड़ प्राप्ति और भुगतानों का अभिलेखन पूंजी हो चाहे आगम मद हो, चालू वर्ष संबंधित हो या जो गत वर्ष से संबंधित हो, जो आगामी वर्ष से संबंधित हो, में अंतर बिना वो क्या करता है, रिकॉर्ड कर लेता है। जो प्राप्ति एवं भुगतान खाता है वो रोकड़ बही का सारांश है, और सभी रोकड़ प्राप्ति और भुगतान वहाँ पर लिखे जाते हैं, चाहे वो क्या हो, आगम प्रकृति का हो, चाहे वो पूंजीगत प्रकृति का हो, चाहे वो आगामी वर्ष का हो, चाहे वो गत वर्ष का हो, चाहे वो चालू वर्ष का हो। लेकिन आय और व्यय खाता एक आय विवरण है, वो क्या है, इनकम स्टेटमेंट है, जो कि आगम आयों एवं व्ययों पर आधिक्य है, और उसके विपरीत एक विशेष लेखांकन वर्ष के लिए संस्थानों के सभी क्रियाकलाप के परिणाम स्वरूप निर्धारित करने के लिए तैयार किया है। सभी क्रियाकलापों के परिणाम निर्धारित करने के लिए किए जाते हैं। यद्यपि इसे लाभ अर्जित करने वाले प्रतिष्ठानों के व्यापार एवं लाभ एवं हानि के स्थानापन्न के लिए किया जाता है, लेकिन इन दोनों विवरणों की अवधारणा में कुछ अंतर है। लेखांकन वर्ष के अंत में स्थिति पर वित्तीय स्थिति को ज्ञात करने के लिए तुलन पत्र को, बैलेंस शीट तैयार करते हैं। इसमें सम्मिलित है पूंजी निधि, संचित निधि, विशेष उद्देश्य निधि, बाएं पक्ष या दायित्व पक्ष में चालू दायित्व और दाएं पक्ष परिसंपत्ति पक्ष में अस्थायी परिसंपत्ति और चालू परिसंपत्ति। प्राप्ति और भुगतान खाता में क्या अंतर है, बोला प्राप्ति एवं भुगतान खाता तथा आय और व्यय खाते में अनेक अंतर पाए जाते हैं, जो कि उनकी प्रकृति और दोनों के विवरण का प्रमाण होता है। जबकि पहले में दोनों पूंजी और आगम प्राप्ति एवं भुगतान जो कि किसी भी लेखा अवधि से संबंधित हो लिख लेते हैं, लेकिन इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में केवल क्या होगा, चालू वर्ष से संबंधित मद ही लिखे जाएंगे। इसके बाद है प्राप्ति एवं भुगतान खाते से आय व्यय खाता बनाना। इसके लिए कितने चरण है हमारे पास, 5 स्टेप है। सबसे पहले आगम प्राप्तियों का नाम पक्ष में समायोजन, जिसमें सम्मिलित है अप्राप्त आय और चालू वर्ष से संबंधित पहले प्राप्त आय और बकाया या अग्रिम प्राप्त राशि को अलग कर देंगे। मतलब सिर्फ आगम प्राप्ति में केवल और केवल क्या बचेगा, अप्राप्त आय और चालू वर्ष से संबंधित पहले प्राप्त आय, बकाया या अग्रिम प्राप्त राशि को क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। जो आगम भुगतान है मतलब रेवेन्यू पेमेंट्स हैं, उसको जमा पक्ष में समायोजित कर देंगे। रोकड़ गैर रोकड़ व्ययों और हानियों को पहचानना, देखेंगे कौन से गैर रोकड़ व्यय और हानि हैं, उन्हें आय और व्यय खाते के नाम पक्ष में दर्शाएंगे। आय और व्यय खाते के नाम और जमा पक्ष में व्यापारिक सामाजिक गतिविधि से होने वाले लाभ या हानि को दर्शाना और उसका गणना करना। आय और व्यय खाते के अंतिम शेष का निर्धारण करना, और वो किस रूप में होगा, अधिक या घाटे के रूप में होगा, सरप्लस के रूप में होगा या डेफिसिट के रूप में होगा। इस तरह से हमने क्या बना दिया था, ये समरी बना दिया था, ताकि लास्ट में आप पढ़े तो आपको याद हो जाएगा। और ये तो लास्ट पेज होगा नोट्स का, है ना। चलिए, इस तरीके से हमने पूरे एनपीओ को अपने कंप्लीट कर लिए हैं। धन्यवाद।